साल 1956 की बात है, 1956। यहाँ नासिर हुसैन एक फिल्म बना रहे थे। फिल्म का नाम था तुम सा नहीं देखा। फिल्म के हीरो थे शम्मी कपूर और हीरोइन थी अमिता। इस फिल्म का संगीत ओपी नैयर तैयार कर रहे थे और गीतकार थे साहिर लुधियानवी, और एक गाना तैयार भी हो चुका था। गाने के बोल थे, यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। लेकिन उसी बीच ये खबर आई कि तुम सा नहीं देखा फिल्म से साहिर लुधियानवी को रिप्लेस कर दिया गया है, उनकी जगह कोई और आ गया। ठीक है, लेकिन पता ये चला कि ऐसा इसलिए हुआ कि ओपी नैयर को उनके साथ काम नहीं करना था। लेकिन सवाल ये था कि वो ओपी नैयर जो साहिर लुधियानवी के साथ पहले कई फिल्मों में संगीत दे चुके थे, भला उन्हें क्या दिक्कत हो। तभी इंडस्ट्री में एक और बात सामने आई। हुआ यूं था कि 1956 में ही एक फिल्म बन रही थी और उस फिल्म में सचिन देव बर्मन और साहिर लुधियानवी साथ थे। इसके पहले भी वो लोग बहुत सारी फिल्में कर चुके थे, उनकी ट्यूनिंग अच्छी थी। लेकिन अचानक इस फिल्म में साहिर की ये शर्त थी कि उन्हें भी उतना ही वेटेज मिले जितना कि कंपोजर को। कंपोजर थे सचिन देव बर्मन, लिरिसिस्ट थे साहिर लुधियानवी। इस फिल्म का नाम था प्यासा। इस फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस कर रहे थे गुरुदत्त। जब बात इतनी बढ़ गई तब तय हुआ कि ये उनकी आखिरी फिल्म होगी एक साथ। ओपी नैयर को ये लगा कि अगर साहिर सचिन देव बर्मन जैसे कॉम्पिटेंट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए ऐसी शर्त रख सकते हैं तो हो सकता है आने वाले समय में ऐसा उनके साथ भी हो, लिहाजा उन्होंने भी उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया। लेकिन जो फिल्म बन रही थी वो तो बन रही थी। वो फिल्म थी प्यासा, जिसमें दोनों सचिन देव बर्मन और साहिर लुधियानवी एक साथ काम करने जा रहे थे। उन्होंने किया भी, और जो उन्होंने किया उसे हम कहते हैं क्लासिक या टाइमलेस। theLens.in पर आज मैं हूँ सुदेशना। कारवां में बात हो रही है फिल्म प्यासा की। आज उनकी याद में प्यासा फिल्म पर बातें, लेकिन प्यासा फिल्म के गीतों पर नहीं, बल्कि प्यासा फिल्म में विजय नाम के उनके जो कैरेक्टर हैं, जो शायर हैं, जो गीतकार हैं, उनकी नज़मों और गज़लों पर हम बात करेंगे जिन्हें साहिर लुधियानवी ने लिखा है। प्यासा ये जो फिल्म है ये 3 हिस्सों में शूट हुई थी। पहला हिस्सा वो था जिसमें प्रोडक्शन और डायरेक्शन के साथ इस फिल्म के जो लीड रोल में विजय का रोल जो है वो गुरुदत्त प्ले कर रहे थे। लेकिन गुरुदत्त के साथ एक समस्या थी। गुरुदत्त को हमेशा ये लगता था कि एक डायरेक्टर के तौर पर वो बेहतर हैं, लेकिन एक एक्टर के तौर पर वो उतने कॉम्पिटेंट नहीं है। लिहाजा उनका मन था कि कोई और एक्टर जो है, जो एस्टैब्लिश्ड एक्टर है, वो इस रोल को करे। आप उनकी जब कोर टीम को देखते हैं, वो होते हैं अबरार अलवी जो इस फिल्म में डायलॉग राइटिंग कर रहे थे, और उसके साथ में वी.के. मूर्ति साहब जो उनके सिनेमेटोग्राफर या फिल्म के चीफ कैमरामैन थे। उन दोनों का मानना था कि गुरुदत्त से बेहतर ये रोल और कोई कर नहीं सकता, और गुरुदत्त जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है स्क्रीन पर। लेकिन गुरुदत्त इस चीज के लिए कॉन्फिडेंट नहीं थे। लिहाजा उन्होंने दिलीप कुमार से इस फिल्म में विजय का कैरेक्टर प्ले करने के लिए बात की। दोनों की बात हुई, ये तय हुआ कि दिलीप कुमार जो हैं वो विजय का रोल प्ले करेंगे। लेकिन एक जगह पर दोनों के डिफरेंसेस आ गए। डिफरेंस था कि दिलीप कुमार चाहते थे कि फिल्म के जो डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स हैं वो उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो करे, जबकि इनकी अपनी एक डिस्ट्रीब्यूटिंग टीम थी गुरुदत्त की। वो उनका कहना था कि मैं उन्हें ज़बान दे चुका हूँ। लेकिन जैसा भी हो, दिलीप कुमार इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए तैयार हो गए। यहाँ गुरुदत्त के छोटे भाई देवी दत्त ने एक इंटरव्यू में बताया था कि दिलीप कुमार के तैयार होने के बाद ये तय हुआ कि अगले दिन से वो शूट पर आएंगे। लेकिन अगले दिन जब AK कारदार स्टूडियो में प्यासा का सेट लगा तो दिलीप कुमार आ तो गए, लेकिन वो सेट पर न आकर वहां से सीधे BR चोपड़ा से मिलने चले गए, जो कारदार स्टूडियो में ही कहीं दूसरी जगह मौजूद थे, और उनसे फिल्म नया दौर का नरेशन लेने लगे। ये बात इंडस्ट्री जानती थी कि BR चोपड़ा और गुरुदत्त के संबंध बहुत फ्रेंडली नहीं थे। लिहाजा सब बड़ी देर तक के वेट करते रहे कि दिलीप कुमार आएंगे, और दिलीप कुमार ने खबर भी भिजवाई कि 10 मिनट में वो आ रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर के 3 बज गए। उस वक्त अबरार अलवी और वी.के. मूर्ति आए और उन्होंने गुरुदत्त को समझाया कि
अब जहाँ पर फिल्म रुकी थी वहाँ से वो उन्हें वापस चालू करें और फिल्म की शूटिंग एज विजय गुरुदत्त ही जारी रखे। और इस तरह फिल्म का एक सीन शूट हुआ जो बाद में फिल्म का पहला या ओपनिंग सीन बना। इस सीन को जब आप देख रहे हैं तो आप देखते हैं कि शायर विजय जो है वो कहीं किसी गार्डन में लेटा हुआ है और वो एक भंवरे को देख रहा है, और भंवरे को देखकर जो थोड़ी ही देर बाद कुचला जाता है एक आदमी के जूतों तले, वो अफसोस में जो है एक नज्म कहता है। इस नज्म को साहिर ने लिखा था और विजय जो है यानी गुरुदत्त के वो कैरेक्टर उस नज्म को कहते हैं। ये हंसते हुए फूल, ये महका हुआ गुलशन, ये रंग में और नूर में डूबी हुई राहें, ये फूलों का रस पी के मचलते हुए भंवरे, मैं दूं भी तो क्या दूं तुम्हें ए शोख नजारों, ले दे के मेरे पास कुछ आंसू हैं कुछ आहें। प्यासा में गुरुदत्त के अलावा जो दूसरा मेन कैरेक्टर है वो है गुलाबो का। गुलाबो जिसे वहीदा रहमान प्ले कर रही हैं। गुलाबो जो है वो एक स्ट्रीट वॉकर है, एक प्रोस्टिट्यूट है और वो देह व्यापार में है। इस कैरेक्टर को लिखते वक्त कहते हैं कि अबरार अलवी जो है बॉम्बे के रेड लाइट एरिया में गए थे। वहां पर उनका जो भी इंटरेक्शन रहा तो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट उनके साथ रह गया। हुआ यूं था कि जब ऐसी कई महिलाओं से वो मिले और एक से जब उनकी मुलाकात हुई, जब वो लौट रहे थे, उस महिला ने उनसे कहा कि धन्यवाद। अबरार अलवी चौंके, उन्होंने कहा मैंने ऐसा क्या किया है? उस महिला ने कहा कि आप वो पहले पुरुष हैं जिसने मुझसे सम्मान के साथ बात की है। लिहाजा गुलाबो के कैरेक्टर को लिखते वक्त अबरार अलवी ने इस बात का ध्यान रखा। अगर आप इस फिल्म को देखें तो वहीदा रहमान का प्रोफेशन उसमें जो भी रहा हो, लेकिन उनके चेहरे की मासूमियत, उनकी बॉडी लैंग्वेज, वहाँ से आप देखते हैं कि ये बड़ी ही मासूम लड़की है जो परिस्थितिवश इस प्रोफेशन में आई है, लेकिन उसकी जो आत्मा है उसमें अभी भी वही मासूमियत और वही लावण्य है। वहीदा रहमान का जो ओपनिंग सीन है जिसमें वो गुलाबो के कैरेक्टर में एक गार्डन में है और वहां पर वो अपने क्लाइंट के, अपने ग्राहकी का वेट कर रही है, और गुलाबो जिसे शेरो शायरी का इतना शौक है, उसे नहीं पता कि जिस नज्म को वो इस वक्त दोहरा रही है वो विजय का लिखा हुआ है और ये वही व्यक्ति है जो उसके पीछे बैठा है। ये जो मशहूर गाना है जाने क्या तूने कही जाने क्या मैंने सुनी, ये इस गाने के ठीक पहले होता है जहाँ पर वो इस नज्म की 2 लाइन गुनगुनाती है और वो कहती है, फिर न कीजिए मेरी वफाओ निगाही का गिला, फिर न कीजिए मेरी वफाओ निगाही का गिला, देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको। अगर आपको याद हो कि 1958 में एक फिल्म आई थी, उसका नाम था फिर सुबह होगी। इस फिल्म के लीड रोल में थे माला सिन्हा और राज कपूर। फिल्म का संगीत जो है खयाम ने तैयार किया था। इस फिल्म में उसके गीतकार भी साहिल लुधियानवी थे और उन्होंने आगे चलकर इसी नज्म में हल्का सा बदलाव करते हुए एक पूरा गीत लिखा जो बड़ा ही माकूल गीत बना, और वो गीत कुछ यूं था, फिर न कीजिए मेरी गुस्ताख निगाहों का गिला, फिर न कीजिए मेरी गुस्ताख निगाहों का गिला, देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको, मैं कहाँ तक न निगाहों को पलटने देती, आपके दिल ने कई बार पुकारा मुझको। जब हम प्यासा की बात करते हैं तो इसमें गुरुदत्त, वहीदा रहमान, उसके अलावा 2 और कैरेक्टर्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। एक है माला सिन्हा का जिसका नाम है मीना, और एक और कैरेक्टर है मिस्टर घोष जो मीना के पति हैं और जो एक बहुत बड़े पब्लिशर हैं जिसे रहमान ने प्ले किया है। लेकिन यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है कि चाहे फिल्म की ये पूरी कास्ट हो, गुरुदत्त से लेकर रहमान तक या जॉनी वॉकर तक, या फिल्म के संगीतकार सचिन देव बर्मन हो, लिरिसिस्ट साहिर लुधियानवी हो, या इनके डायलॉग राइटर अबरार अलवी हो, ये सब के लिए बड़ी सुंदर फिल्म बन रही थी। लेकिन अगर आप इसके कैमरामैन वीके मूर्ति साहब के नज़रिए से इस फिल्म को देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये फिल्म सेल्यूलॉइड पर उनकी ब्लैक एंड वाइट कविता है। ये फिल्म किस तरीके से धीरे धीरे, मतलब इंसान के बजाय वो चारकोल की लाइफ पेंटिंग में तब्दील होती है, आपको पता नहीं चलता।
जब 2013 में द गार्डियन, मशहूर ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने भारत के सिनेमा के 100 वर्ष पूरे होने पर एक लिस्ट निकाली थी, जिसमें हर एक डेकेड के लिए, हर एक दशक के लिए उन्होंने एक फिल्म को चुना था। उसमें उन्होंने लिखा था कि सबसे ज़्यादा मुश्किल था 1950 के दशक में किसी फिल्म को चुनना, क्योंकि बड़ी खूबसूरत उस दौर में फिल्में बनी थी, लेकिन उस दशक की जो एक फिल्म चुनी गई थी वो थी प्यासा। और इसका बहुत बड़ा श्रेय जो है वीके मूर्ति को जाता है। बहरहाल, अब जब हम कहानी पर लौटते हैं तो इसमें मीना है जो माला सिन्हा है और घोष है जो रहमान है। जब गुरुदत्त यानी विजय का कैरेक्टर इन लोगों के साथ जब इंटरैक्ट करता है, तब आपस में इन तीनों का एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, जहां मीना को लगता है, वो कहीं उसमें एक आपस में द्वंद्व है कि मैंने जो सही किया वो गलत, मैंने पैसे के खातिर इस इंसान से शादी की, लेकिन मेरा प्यार कहीं और था। वहीं रहमान जो है, उसे लगातार शक है कि आज भी मेरी पत्नी जो है मुझसे प्यार नहीं करती बल्कि मेरे पैसे से प्यार करती है। और इनके आपसी द्वंद्व में जो है एक गाना भी होता है जो बड़ा मशहूर गाना है, जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार से प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। लेकिन जब आप फिल्म के इस गीत को देखते हैं, जिस तरीके से ये गीत शूट हुई है, आप उसके बाद एक चीज रियलाइज करते हैं कि इसमें विजय जो है, इसके बाद उसमें जो सिस्टम को लेकर एक जो तलखी थी, उसकी नज़मों में रोमानियत की जगह जो एक शिकायत थी, एक लड़ाई थी, कहीं उसकी लड़ाई जो है अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। इसलिए नहीं कि वो जीत रहा है, बल्कि इसलिए कि वो नाउम्मीद हो रहा है। आप थोड़ी ही देर में देखते हैं कि एक अथाह गंगा नदी का किनारा है, उसमें दो भाई जो हैं वो क्रियाकर्म कर रहे हैं। ये दो भाई विजय के अपने भाई हैं, जो विजय से कोई संपर्क नहीं रखते। विजय उनसे पूछता है कि ये क्रियाकर्म किसका है, तो वो भाई बताते हैं कि ये क्रियाकर्म उनकी माँ का है, जो विजय की भी माँ है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। अचानक विजय को लगता है कि माँ से जो उसने एक वादा किया था कि मैं तुमको वापस लेकर जाऊंगा अपने साथ, एक वो स्त्री थी जिसे दुनिया में, और केवल वही थी जिसे दुनिया में उसकी परवाह थी, अब वो नहीं है। और यहीं पर उसका जो बचा हुआ जो एक स्ट्रेंथ था, शायद वो एकदम से खत्म हो जाता है। वो एक दोस्त के पास लौटता है और पहली बार विजय शराब पीता है। शराब पीकर उसके पास एक नज्म है जो बहुत सटीक है। वो नज्म है, गम इस कदर बढ़े कि मैं घबरा के पी गया, इस दिल की बेबसी पे तरस खा के पी गया, ठुकरा रहा था मुझको बड़ी देर से जहां, मैं आज सब जहां को ठुकरा के पी गया। प्यासा के बहुत सारे गीत ऐसे हैं, या यूं कह ले कि बहुत सारी नज़में ऐसी हैं जो मोहम्मद रफ़ी साहब ने गुनगुनाई हैं गुरुदत्त के लिए। इसमें कहीं कोई इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं है, और ये वाकई काबिले तारीफ है कि कंपोज़र होने के नाते सचिन देव बर्मन ने इतना बड़ा रिस्क लिया, क्योंकि जब आपके पास केवल धुन है और आपके पास कोई साज और साजिंदे नहीं है, तो ये गाना जो है कंपोज़र के हाथ से निकलकर शायर के पास चला जाता है। शायद ये द्वंद्व उनके बीच रहा हो, लेकिन ये जाहिर कहीं नहीं होता। और जब आप रफ़ी साहब की आवाज़ में केवल गुनगुनाहट को सुनते हैं, तो फिर आप आवाज़ नहीं सुनते हैं, आप रेशम सुनते हैं। यहाँ साहिल लुधियानवी की एक और नज्म का जिक्र होना बहुत ज़रूरी है। नज्म नहीं, रादर वो गज़ल है, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। और ये तब होता है जब शराब के नशे में वो रेड लाइट एरिया में जा रहा है, और वो कैरेक्टर है जिसकी माँ की अभी मृत्यु हुई है, और वो हर स्त्री में देख रहा है कि हर स्त्री का अपना संघर्ष है अपने बच्चे के लिए, उस इलाके में भी जो इतना बदनाम है। जो महिला वहाँ पर परिस्थितिवश है, और वो सिर्फ इसलिए है ताकि वो कुछ पैसे कमा सके, ताकि वो पालने में रोते हुए अपने बच्चे के पास जाकर उसकी परवरिश का इंतजाम कर सके। साहिर की लिखी हुई गज़ल में विजय कहता है, ये पुरपेच गलियां, ये बदनाम बाजार, ये गुमनाम राही, ये सिक्कों की झनकार, ये इस्मत के सौदे, ये सौदों पे तकरार, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। मदद चाहती है ये हव्वा की बेटी, यशोदा की हमजिस राधा की बेटी, पयंबर की उन्मत जुलेखा की बेटी, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है।
प्यासा में साहिल लुधियानवी की तमाम नज़्मों और गज़लों के जिक्र के साथ यहाँ उनकी एक नज़्म का जिक्र होना बहुत ज़रूरी है जो इस फिल्म के लिए नहीं लिखी गई थी। वो एक बेहद पॉपुलर नज़्म है जो आज भी गुनगुनाई जाती है, जो आज भी पढ़ी जाती है, और उसका नाम है परछाइयाँ। परछाइयाँ का जिक्र जो है एक ऐसे सीन में आता है जब परिस्थितिवश लोगों को लगता है कि विजय की मौत हो गई है। गुलाबों को भी यही लगता है, तो वो अपनी सारी जमा पूंजी लेकर घोष, जो रहमान का कैरेक्टर है, उनके पास वो जाती है और वो कहती है कि यही है मेरे पास और ये है उसकी लिखी हुई सारी नज़में, आप इसे छापिए। रहमान इसे छापते हैं, इसलिए नहीं कि रहमान को ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है, रहमान इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये खूब बिकेगी। उनका अंदाज़ा सही होता है, वो नज़में बड़ी बिकती हैं और ये जो है रातों रात एक बहुत बड़े शायर हो जाते हैं जो मरणोपरांत पॉपुलर हैं। लेकिन असल तो ये है कि विजय जिंदा है और अस्पताल में है। एक रोज़ जब उन्हें होश आता है तो उनके कान में एक आवाज़ आती है। वो उनकी लिखी हुई वही नज़्म है जिसका नाम है परछाइयाँ, जो उनके बाजू में बैठी नर्स गुनगुना रही है। वो पढ़ती है उनके किताब से और वो कुछ यूं है। मैं फूल टांक रहा हूँ तुम्हारे जूड़े में, मैं फूल टांक रहा हूँ तुम्हारे जूड़े में, तुम्हारी आंख मुसर्रत से झुकती जाती है, तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं, कभी गुमा की सूरत कभी यकीन की तरह। वो पेड़ जिनके तले हम पनाह लेते थे, खड़े हैं आज भी साकीत किसी अमी की तरह, तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती है। कभी मौका लगे तो इस नज़्म को पूरी सुनिएगा। इस सारे संघर्ष के बाद लगभग 1 साल के बाद जब विजय को लगता है कि अब इतने सारे कड़वे अनुभवों से गुजरते हुए अस्पताल से पागल खाने से बाहर, ये यकीन दिलाने के लिए दुनिया को कि वो जिंदा है और ये लिखी हुई नज़में उसकी है, जिस सीन में विजय या गुरुदत्त वो वापस लौटते हैं इस दुनिया में, समाज में, वो सीन है जहाँ पर रहमान मिस्टर घोष के कैरेक्टर में उनकी पुण्यतिथि में एक बहुत बड़े हॉल में एक बहुत बड़ी भीड़ के बीच ये कहते हैं कि उसके जैसा शायर और कोई हुआ नहीं, लेकिन अफसोस कि आज वो जिंदा नहीं है। जबकि उस पूरी भीड़ में मिस्टर घोष और विजय का परिवार हर कोई है, विजय का एक दोस्त भी है। ये वो सारे लोग हैं जिसने विजय को पहचानने से मना कर दिया था ताकि उसके लिखे हुए नज़्मों को वो अपने पास रख सके एंड दे कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। अंत के थोड़े पहले विजय जो है जब रियलाइज करता है कि उसके परिवार को और उसके लोगों को उसके जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ फर्क पड़ता है उसकी लिखी हुई नज़्मों से जो अचानक से बेहद पॉपुलर है। जब वो उस हॉल में पहुंचता है और जब वो मिस्टर घोष को उसकी तारीफ करते देखता है और वो पीछे देख रहा है कि उसकी एक स्टैचू है, उसका एक बस्ट है, ये उस इंसान के लिए है जो जिंदा है, जो यकीन दिलाना चाह रहा है कि वो जिंदा है और ये दुनिया उसे मानती नहीं है। वो एक पल में समझता है कि ये स्टेज पे जो लोग बैठे हैं जो उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसके मरने पर उसकी तारीफ कर रहे हैं, और यहाँ जो लोग उसे उस भीड़ में सुनने आए हैं, जो उसके मरने पर उसे सुनने आए हैं, इनमें कोई खास फर्क नहीं है। उस 1 मिनट में विजय जानता है कि अब उसे यहाँ से हमेशा के लिए चले जाना है, जहाँ से उसे दोबारा न लौटना पड़े। लेकिन जाने के पहले वो बेहद अफसोस के साथ एक आखिरी नज़्म कहता है और वो ये है, जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया, मेरे सामने से हटा लो ये दुनिया, तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जब हम तकनीकी तौर पर देखते हैं तो समझ आता है कि यहाँ से लेकर इस भीड़ से निकलते हुए जब विजय लौट रहा है कहीं जाने के लिए और फिल्म का एंड जो है वो पास है, तो एक बहुत सुंदर सा तकनीकी डेवलपमेंट हम देखते हैं। अचानक से ये फिल्म एक्टर्स से, कैमरामैन से, म्यूजिक डायरेक्टर से, लिरिसिस्ट से, सबके हाथों से निकलकर केवल और केवल अबरार अलवी के कलम के पास पहुंच जाती है। एक बहुत हताश और बहुत क्लियर कि अब उसे इस दुनिया से, इस समाज से चले जाना है। वो विजय जो है वो जा रहा है, लेकिन जाने के पहले वो एक शख्स से मिलना चाहता है जिसकी वजह से आज उसे पूरी दुनिया जानती है। वो शख्स है गुलाबो।
गुलाबो बीमार है, बेहद कमजोर भी, उसके पास उम्मीद करने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा। लेकिन उसमें भी उसे लगता है कि कोई उसे पुकार रहा है। उस हालत में वो दौड़ते हुए नीचे जाती है और वहां वो देखती है कि उसका जो यकीन है वो सही है। वहां पर विजय खड़ा है। यहाँ पर अबरार अलवी के लिखे 3 डायलॉग्स हैं जिससे शायद सुंदर और पता नहीं क्या होता होगा। यहाँ विजय एक आखिरी बार गुलाबो को देखता है और वो उससे कहता है कि मैं जा रहा हूँ गुलाब। गुलाब जिसके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं है, ना ही उसका कोई अधिकार है। तो वो बिल्कुल सरेंडर करते हुए पूछती है कि बस यही कहने आए थे। तो उस पर विजय कहता है, साथ चलोगी? इसके बाद कहने और सुनने के लिए कुछ बचता नहीं है। अंत में होता है सचिन देव बर्मन के वैष्णव धुनों पर क्रेडिट लाइंस और फिल्म इस जगह पर आकर खत्म होती है, इस उम्मीद के साथ कि यहाँ से ये 2 लोग जहाँ भी रहे आबाद रहें, सुखी रहें। ये दुनिया उन्हें नहीं चाहिए। अगर ये दुनिया उन्हें मिल भी जाए तो क्या है। और यहाँ आकर फिल्म की एक बहुत खूबसूरत गजल है जो रफ़ी साहब ने गुनगुनाई है। इसे सुनना जरूरी हो जाता है। आइए सुनते हैं। तंग आ चुके हैं कश्मकशे जिंदगी से हम, तंग आ चुके हैं कश्मकशे जिंदगी से हम, ठुकरा न दे जहां को कहीं बेदिली से हम। मायूसी मयाल मोहब्बत न पूछिए, अपनों से पेश आए हैं बेगानगी से हम। लो आज हमने तोड़ दिया रिश्ता ए उम्मीद, लो अब कभी गिला न करेंगे किसी से हम। उभरेंगे एक बार अभी दिल के वलवले, को दब गए हैं बारे गमे जिंदगी से हम। कर जिंदगी में मिल गए फिर इत्तेफाक से, गर जिंदगी में मिल गए फिर इत्तेफाक से, पूछेंगे अपना हाल तेरी बेबसी से हम। तंग आ चुके हैं कश्मकशे जिंदगी से हम, ठुकरा न दे जहां को कहीं बेदिली से हम। साहिर लुधियानवी। और हाँ, जाते जाते एक बार एक किस्सा कहते हैं। प्यासा का एक हिस्सा जो है कहानी का, वो कहीं साहिर लुधियानवी और अमृता प्रीतम के उनकी आत्मीयता और उनकी दोस्ती पर, उनके प्रेम पर बेस्ड थी। और एक अजीब कोइंसिडेंस ये था कि फिल्म के जो पब्लिसिटी के जो पोस्टर्स थे उसे मशहूर पेंटर इमरोज वो डिजाइन कर रहे थे। सालों बाद इमरोज से एक दफा पूछा गया कि आपको इस बात की जानकारी थी कि ये जो कहानी है कहीं साहिर लुधियानवी और अमृता से, उनकी अपने लाइफ इंसिडेंसेस से ली गई है। तो उसके जवाब में इमरोज ने कहा कि न केवल उन्हें ये जानकारी थी, बल्कि जब दिल्ली में प्यासा का प्रीमियर हो रहा था तब उनके पास 2 टिकट्स भी थे। उन दिनों वो और अमृता साथ रहते थे और वो अमृता के पास जाकर पूछे कि मेरे पास इस प्रीमियर के 2 टिकट्स हैं, क्या तुम चलोगी? अमृता ने कहा कि मैं जरूर जाती, लेकिन साहिर ने पहले ही मुझसे कहा है कि मैं उनके साथ चलूं। जाहिर है मुझे उनके साथ जाना होगा। ये तीनों प्रीमियर में गए। साहिर और अमृता वो एक साथ बैठे थे, एक तरफ इमरोज बैठे थे और तीनों ने अपनी अपनी जगह में एक साथ इस फिल्म को देखा। ये था प्रेम और ये थी प्यासा। theLens.in के कारवां पर आज मैं हूँ सुदेशना और बातें हो रही थी गुरुदत्त की कालजयी फिल्म प्यासा पर। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें वाकई इंतज़ार होता है। अगर किसी और फिल्म के बनने की, उनके गीतों की, उनके नज़मों के बनने की कहानी भी आप हमसे सुनना चाहते हैं तो वो हमें बताएं। इसके अलावा हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते तक के कारवां से मैं लेती हूँ इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।